arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। अकबर महान 1556 से 1605 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। जलालुद्दीन अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हमीदा बानु बेगम ने पुत्र को जन्म दिया। जन्म काल के समय उसका पिता हुमायूं गख्खर प्रदेशों की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे अकबर के जन्म की सूचना दी गई। पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में हुमायूं ने अपने सैनिकों के मध्य कस्तूरी को काटकर उसे अपने ही लोगों में बांटते हुए कहा, मैं आशा करता हूं कि जिस तरह इस कस्तूरी की सुगंध फैल रही है, उसी तरह मेरे पुत्र का यश गौरव संसार में फैले। अकबर का राज्याभिषेक 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को लगभग 13 वर्ष की उम्र में पंजाब के कालानौर नामक स्थान में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। इस अवसर पर अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से संपूर्ण भारत का सम्राट घोषित किया गया। अकबर का राजपद फूलों की सेज नहीं था। उसके सामने कई समस्याएं थीं, जिनका निदान कर उसे यह सिद्ध करना था कि वही दिल्ली सिंहासन का असली हकदार है। अकबर की प्रारंभिक समस्याएं। आर्थिक कठिनाइयां। हुमायूं ने अपना राजकोष शाही उत्सवों, जुलूसों, सैनिकों और युद्ध में खर्च कर दिया था। राज्यारोहण के समय साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसे तैमूरी वंश के पुनः स्थापना के लिए नए सिरे से कार्य प्रारंभ करना था। दुर्बल और ईर्ष्यालु मुगल अधिकारी। अकबर के संबंधियों ने उसे सहयोग देने की अपेक्षा मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया। बदख्शा के स्वतंत्र शासक सुलेमान मिर्जा, जो अकबर का भाई था, काबुल से आकर अकबर के विरोध में षड्यंत्र कर रहा था। बैरम खां शंकालू था। अकबर का सीमित राज्य। अकबर का राज्य छोटा था, जो उत्तर में पठानकोट से लेकर दक्षिण में कालपी तक और पूर्व में हरिद्वार से लेकर पश्चिम में हिसार तक फैला हुआ था। सीमित प्रदेश में भी अकबर की सत्ता और आधिपत्य संदिग्धावस्था में थी। पिता द्वारा छोड़े हुए राज्यों को अन्य दावेदारों को परास्त कर अपने अधीन कर लेना उसकी प्राथमिकता थी। अस्त व्यस्त साम्राज्य। अकबर का साम्राज्य समुचित ढंग से सुदृढ़ नहीं था। शेर शाह के उत्तराधिकारियों द्वारा निरंतर संघर्ष करने के कारण प्रशासन शिथिल और अस्त व्यस्त हो गया था। संरक्षक की समस्या। 13 वर्ष की उम्र में राज्यारोहण के कारण उसे संरक्षक की जरूरत थी। इस पद के लिए 4 दावेदार थे: मुनीम खां, शाह अबुल अली, बैरम खां एवं तारदी बेग। बैरम खां के संरक्षक पद पर नियुक्त होने से तीनों में वैमनस्यता और कटुता आ गई थी। मुगलों का विदेशी होना। अकबर के पूर्वज तैमूर की लूटमार, हिंसा, विध्वंस एवं नृशंस हत्याएं आदि के कारण मुगलों के प्रति भारतीयों में स्वाभाविक घृणा हो गई थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें अपना शत्रु समझते थे। अकबर के प्रतिद्वंदी। अकबर के प्रतिद्वंदियों में सिकंदर सूर, मोहम्मद आदिल शाह और इब्राहिम सूर थे। इनके अतिरिक्त छोटे छोटे अफगान सरदार मुगल राज्य के दक्षिण पश्चिम और पूर्व में बड़े बड़े भूभागों पर अधिकार किए हुए थे। उसकी वास्तविक चुनौती महत्वाकांक्षी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू था। हेमू हिंदू साम्राज्य को पुनः स्थापित करना चाहता था। भारतीय राजनीति में हेमू का उत्कर्ष। हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री था और आदिल शाह ने हिंदुस्तान से मुगलों को निकाल बाहर करने के लिए हेमू को आदेश दे रखा था। हेमू रेवाड़ी का रहने वाला वैश्य यानी तेली जाति का एक अत्यंत योग्य मेधावी व्यक्ति था। उसकी योग्यता एवं चातुर्यता को देखकर आदिल शाह ने उसे इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। हेमू पराक्रमी था। उसमें साहस, धैर्य तथा सैन्य संचालन की अपूर्व क्षमता थी। हेमू के पराक्रम ने मुगलों के लिए संकट उत्पन्न कर दिया। हेमू ने आगरा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसी समय हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब हेमू के लिए आक्रमण करना और भी आसान हो गया। आगरा का सूबेदार सिकंदर खां हेमू का सामना किए बिना भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार आगरा पर हेमू का अधिकार हो गया। आगरा विजय के पश्चात हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया। दिल्ली के सूबेदार तारदी बेग खां ने
7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलकाबाद में हेमू का सामना किया, किंतु वह पराजित हुआ और सरहिंद की ओर भाग गया। इस प्रकार दिल्ली, आगरा तथा ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में हेमू का अधिकार हो गया। हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और वह एक स्वतंत्र शासक बन बैठा। अहमद यादगार के अनुसार जब हेमू ने दिल्ली में प्रवेश किया तो उसे शाही छत्र धारण किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसने दिल्ली के किले में स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक भी करवाया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी। हेमू के राज्याभिषेक का समाचार अकबर को जालंधर में मिला। बैरम खान ने मुगल सेनाओं की सभा बुलाई जिसमें हेमू का सामना करने का निर्णय लिया गया। मुगल सेना के साथ अकबर दिल्ली की ओर बढ़ चला। हेमू ने राज्याभिषेक के बाद दिल्ली और आगरे में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और उसने पश्चिमी पंजाब की ओर अपनी सेना को भेजने का निश्चय किया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू तथा मुगलों की सेना पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सामने आकर डट गई। हेमू और मुगलों के मध्य भीषण संग्राम हुआ। लड़ते हुए हेमू की विजय लगभग तय हो चुकी थी। इसी बीच एक आंख में तीर लगने से वह घोर वेदना से गिर पड़ा। वह घायल अवस्था में युद्ध करता रहा, लेकिन उसे चारों ओर से घेरकर बंदी बना लिया गया और अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान ने अकबर को अपने हाथों से हेमू को मारकर गाजी की उपाधि धारण करने का परामर्श दिया। इस प्रकार बंदी हेमू को अकबर ने अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। पानीपत के युद्ध में अकबर की विजय और हेमू की पराजय के मुख्य कारण। पहला है हेमू की सामरिक भूल। दिल्ली विजय करने के बाद हेमू ने पंजाब पर आक्रमण नहीं किया। हेमू के दिल्ली पर कब्जे के समय अकबर जालंधर में था। यदि उसी समय हेमू ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया होता तो मुगल सेना तितर बितर हो जाती। उस समय अधिकांश मुगल सरदार अकबर को काबुल चले जाने की सलाह दे रहे थे। दूसरा, हेमू के तोपखाने का विनाश। हेमू ने मुगल सेना से मुकाबले के लिए अपने तोपखाने को आगे भेज दिया, जिसे अली कुली खां के नेतृत्व में अग्रिम मुगल सेना ने अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार हेमू की सेना ने पानीपत का निर्णायक युद्ध बगैर तोपखाने के लड़ा। तीसरा है बैरम खां की वीरता तथा साहस। बैरम खां की शूरवीरता, असीम साहस, स्वामी भक्ति को पानीपत के युद्ध में विजय का श्रेय जाता है। उसने अकबर को हेमू से युद्ध करने का उचित परामर्श दिया और प्रोत्साहित किया। चौथा बिंदु है मुगल सेना में एकता। मुगल विदेशी आक्रांता समझे जाते थे। मुगल सेना व शासकों को भारत में सहायता और स्थान नहीं मिल रहा था, अतः मुगल सैनिकों ने अपनी पूर्ण शक्ति, बल और उत्साह से अकबर का साथ दिया। अंतिम यानी पांचवा बिंदु है हेमू का सम्राट बनना। हेमू ने दिल्ली का राजा बनकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिससे अफगान रुष्ट हो गए और आदिल शाह सूर भी हेमू से आतंकित होकर बिहार में ही रुक गया और पानीपत नहीं आया। यदि वह सम्मिलित रहता तो मुगलों को विजयश्री नहीं मिल पाती। अतः हम पानीपत के युद्ध में अकबर की विजय और हेमू की पराजय के कारण इन बिंदुओं के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। हेमू की सामरिक भूल, हेमू के तोपखाने का विनाश, बैरम खां की वीरता तथा साहस, मुगल सेना में एकता, हेमू का सम्राट बनना। अब हम पढ़ेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम और महत्व। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पानीपत युद्ध के कुछ परिणाम इस प्रकार थे। हेमू की सैनिक शक्ति का अंत। हेमू की पराजय, पतन और मारे जाने के कारण सेना की क्षमता शून्य प्राय हो गई। संगठित सेना तितर बितर होकर भाग गई। उसने हिंदुओं और अफगानों की विशाल सेना संगठित कर ली थी। हिंदू राज्य का अंत। हेमू महत्वाकांक्षी शासक था। उसने विशाल हिंदू साम्राज्य स्थापित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू की पराजय और उसकी मृत्यु से हिंदू राज्य की समस्त आकांक्षाएं समाप्त हो गईं। अफगानों की प्रभुसत्ता और शक्ति का विनाश। अनेक शूरवीरों के मारे जाने एवं बंदी बनाए जाने से पानीपत के युद्ध में अफगानों की शक्ति का विनाश हुआ। सिकंदर सूर की 1559 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इब्राहिम सूर ने उड़ीसा में शरण ली तथा मोहम्मद आदिल शाह युद्ध में मारा गया। इस प्रकार प्रमुख अफगान दावेदारों के कुचल जाने से अफगान राजवंश का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य का विस्तार। पानीपत के युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई। धीरे धीरे इस साम्राज्य का विस्तार हो गया।
मुगलों को धन लाभ। इस युद्ध में मुगलों को 1500 हाथी, युद्ध सामग्री, हेमू की विधवा और अत्यधिक धन मिला, जिससे अकबर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई एवं संपन्नता से राज्य का विस्तार क्रमशः होता रहा। अकबर की विजयें। पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम और महत्वों का अध्ययन करने के पश्चात हम अकबर की विजयों के विषय में पढ़ेंगे। पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां के संरक्षण और निर्देशन में अकबर ने कई विजयें प्राप्त की, जो इस प्रकार है। दिल्ली और आगरा की पुनः प्राप्ति 1556 ईस्वी। पानीपत की विजय के बाद बैरम खां के आदेश के अनुसार 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगल सेना ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 6 नवंबर 1556 को अकबर ने अपनी मुख्य सेना सहित दिल्ली में प्रवेश किया। मेवात पर विजय। बैरम खां ने हेमू के पिता तथा उसकी विधवा पत्नी को पकड़ने और मेवात पर अधिकार करने के लिए अपने निजी सेवक मुल्ला पीर मोहम्मद शेरवानी को सैनिकों सहित भेजा। संघर्ष के बाद पीर मोहम्मद ने मेवात प्रदेश को जीत लिया और अकबर ने उसे इस प्रदेश का शासक भी नियुक्त कर दिया। मानकोट विजय मई 1557 ईस्वी। दिल्ली का प्रबल दावेदार सिकंदर शाह सूर भी था। वह पंजाब में शिवालिक की पर्वतमाला में अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहा था। सिकंदर सूर ने मुगल सेनानायक खिज्र ख्वाजा को अमृतसर के समीप युद्ध में परास्त कर उसे लाहौर की ओर खदेड़ दिया तथा कालानौर को अपना केंद्र बनाकर कर वसूल करने लगा। 7 दिसंबर 1556 ईस्वी को अकबर और बैरम खां ने सेना सहित सिकंदर सूर का अंत करने के लिए प्रस्थान किया। ग्वालियर एवं जौनपुर विजय 1559 से 1561 ईस्वी। ग्वालियर पर सुहेल नामक अफगान सरदार का अधिकार था। अकबर ने विमाखा गुंग के नेतृत्व में 1558 ईस्वी को ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वारा अली कुली खां को जौनपुर आक्रमण के लिए भेजा गया। 1561 ईस्वी में मुगल अफगान संघर्ष हुआ, जिसमें मुगलों की विजय हुई एवं जौनपुर पर आधिपत्य हो गया। मालवा विजय 1561 ईस्वी। अकबर ने बहादुर खां को मालवा पर विजय करने के लिए भेजा। 1560 में बैरम खां को पद से हटाने के बाद आंतरिक उलझनों के कारण मालवा विजय स्थगित करनी पड़ी। आदम खां को मालवा विजय हेतु फरवरी सन 1561 में सारंगपुर भेजा गया। 29 मार्च 1561 ईस्वी को मध्य रात्रि के समय मुगल सेना ने शिविर पर आक्रमण कर दिया। बाज बहादुर परास्त हुआ तथा रणक्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी। राजपूत रानी दुर्गावती गोंडवाना की स्वतंत्र और शक्तिशाली शासिका थी। वह महोबा के चंदेल राजा शालिवाहन की पुत्री और गढ़ा मंडला के राजा दलपत राय की पत्नी थी। 1548 ईस्वी में दलपत राय के देहावसान के पश्चात रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को शासक बनाकर खुद संरक्षिका बन गई। 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आसफ खां ने आक्रमण किया। दुर्गावती युद्ध में वीरता से लड़ते हुए पराजित हुई। गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी। 1537 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह तृतीय उसका उत्तराधिकारी बना। 1572 ईस्वी में अकबर ने अचानक गुजरात पर चढ़ाई कर दी। गुजरात के शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बंगाल और बिहार की विजय 1574 से 1576 ईस्वी। बंगाल बिहार के शासक सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां स्वतंत्र शासक बन बैठा। 1574 ईस्वी में मुगलों के सैनिक अभियान के तहत उसने अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरी बार पुनः दाऊद खां के विरोध से रुष्ट मुगल सेना ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार बिहार एवं बंगाल मुगल साम्राज्य के अंग बन गए। उड़ीसा विजय 1592 ईस्वी। कुतलू खां लोहानी, जिसने स्वयं को उड़ीसा में स्वतंत्र घोषित कर दिया था, वह मुगलों के समक्ष समर्पण करने को बाध्य हुआ और 1592 ईस्वी को उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कंधार विजय 1595 ईस्वी। कंधार अफगानिस्तान और ईरान फारस की सीमा पर सुदृढ़ किला है।
1595 ईस्वी तक कंधार ईरान के शाह के अधीन था। मुगल सेना नायक शाह बेग 18 अप्रैल 1595 को कंधार पहुंचा। किले के सूबेदार ने किला उसे सौंप दिया। अहमदनगर की विजय। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। 1595 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। बीच बीच में शांति के साथ यह संघर्ष 5 वर्ष चलता रहा। अंत में चांद बीबी मारी गई। 1600 ईस्वी में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। खानदेश 1599 ईस्वी। खानदेश के सुल्तान के पुत्र मियां बहादुर शाह ने अपने राज्य को मुगलों की सत्ता से मुक्त करने का प्रयत्न किया। 1600 ईस्वी में अकबर ने खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने असीरगढ़ के किले को घेर लिया, किंतु 6 महीने तक मुगल सेना असीरगढ़ के किले पर कब्जा नहीं कर पाई। अकबर ने विश्वासघात से काम लिया और मियां बहादुर शाह को मिलने के बहाने बुलाकर कैद कर लिया। मियां बहादुर के कैद हो जाने के बाद भी किले के पहरेदारों ने किले का दरवाजा नहीं खोला। अकबर ने रिश्वत देकर किले के दरवाजे खुलवाए। इस प्रकार किले पर अकबर का आधिपत्य हो गया एवं खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके पश्चात अकबर ने राजपूत राज्यों पर विजय अभियान शुरू किया, जिसका बिंदुवार विवरण इस प्रकार है। प्रथम, मेरठा विजय 1562 ईस्वी। मेरठा पर उस समय मालदेव का सेनापति जसमल शासन कर रहा था। 1562 ईस्वी को शरफुद्दीन के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेरठा पर आक्रमण कर किले को चारों ओर से घेर लिया। दुर्ग के रक्षकों ने सेनानायक देवदास के नेतृत्व में मुगलों का वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार मेरठा पर मुगलों का अधिकार हो गया। दूसरा बिंदु है अंबेर के राजा द्वारा अधीनता स्वीकारना, सन 1563 ईस्वी। सबसे पहले 1562 ईस्वी में अंबेर, जो कि जयपुर में स्थित है, वहां के कछवाहा राजा बिहारी मल ने अकबर की अधीनता स्वीकारी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। आगे चलकर अकबर इसी रानी से जहांगीर उत्पन्न हुआ। बिहारी मल के पुत्र भगवान दास एवं नाती मान सिंह ने सम्राट की नौकरी कर ली। अकबर ने इन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। आगे चलकर मान सिंह मुगल साम्राज्य का अत्यंत प्रभावशाली सरदार एवं सेना नायक बना। तीसरा बिंदु है चित्तौड़ की विजय 1567 से 1568 ईस्वी। राजपूत राज्यों में मेवाड़ का राज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। उस समय उदय सिंह वहां का राजा था। उदय सिंह राणा सांगा की भांति साहसी एवं वीर नहीं था। मेवाड़ के राणा को सभी राजपूत राज्य अपना प्रमुख मानते थे। अकबर को यह आशा थी कि चित्तौड़ को परास्त कर देने के बाद सभी राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। 1567 ईस्वी में अकबर एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा तथा उसने किले पर घेरा डाला। राजा उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल एवं फतेह सिंह नामक 2 सरदारों के हाथ में छोड़कर जंगल की ओर चला गया। जयमल एवं फतेह सिंह ने बड़ी बहादुरी पूर्वक मुगल सेना का सामना किया, किंतु वे दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। किले की रक्षा करते हुए एक एक राजपूत ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। चित्तौड़ एवं अन्य राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला बिंदु है रणथंभौर विजय 1569 ईस्वी। चित्तौड़ विजय के 1 वर्ष पश्चात अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस समय रणथंभौर में सुरजनहाड़ा नामक राजा राज्य करता था। अकबर स्वयं इस मुहिम का संचालन कर रहा था। शत्रु की सैनिक शक्ति को दृष्टिगत रखते हुए सुरजनहाड़ा ने अकबर से संधि कर ली। अकबर ने सुरजन राय को गढ़घंटक का किलेदार नियुक्त कर दिया। अगला बिंदु कालिंजर की विजय 1569 ईस्वी। कालिंजर का प्रसिद्ध किला इस समय राजा रामचंद्र के हाथ में था। मंजू खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने किले को घेर लिया। चित्तौड़ तथा रणथंभौर की स्थिति को देखते हुए राजा रामचंद्र ने बिना लड़े ही किला मुगलों के हवाले कर दिया एवं अकबर को बहुत से उपहार भेजे। कालिंजर पर अधिकार हो जाने से अकबर की सामाजिक स्थिति काफी मजबूत हो गई। अकबर ने राजा रामचंद्र को इलाहाबाद के समीप जागीर दे दी। अन्य राजपूत राजाओं द्वारा आत्मसमर्पण। चित्तौड़, रणथंभौर एवं कालिंजर की विजय के पश्चात जोधपुर के नरेश मालदेव के पुत्र चंद्रसेन, बीकानेर के राणा कल्याणमल एवं उसके पुत्र राम सिंह
तथा जैसलमेर के राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अकबर की शक्ति एवं कूटनीति के सामने इन राजाओं ने हथियार डाल दिए एवं उससे निकट संबंध रखने के लिए अपनी पुत्रियों एवं बहनों का विवाह सम्राट से कर दिया। अगला बिंदु, महाराणा प्रताप से संघर्ष। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। चित्तौड़ के पतन के 4 वर्षों के उपरांत 1572 ईस्वी को उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र राणा प्रताप उत्तराधिकारी बना। राणा प्रताप को विरासत में एक उच्च राजवंश की ख्याति मिली थी, किंतु उसके पास राजधानी तथा साधन नहीं थे। राजपूत जाति के लोग पराजयों से हतोत्साहित हो चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में राणा प्रताप ने चित्तौड़ को जीतने तथा अपने राज्य की मर्यादा एवं शान को पुनः स्थापित करने का प्रण लिया। राणा प्रताप ने भोग विलास का जीवन त्याग कर अपने शासन को नए सांचे में ढाला। उसने कुंभलनेर को अपनी राजधानी बनाया। सम्राट अकबर राणा की स्वतंत्रता को सहन नहीं कर सका। अकबर ने आसफ खां एवं महान सिंह के नेतृत्व में एक सेना राणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु भेजी। 18 जून 1576 ईस्वी को उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में हजारों राजपूतों ने अपने राज्य एवं गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से बचकर निकलने में सफल हो गए। उनके किलों को मुगल सेना ने जीत लिया। वह पहाड़ी एवं जंगलों में वर्षों भटकते रहे, किंतु उन्होंने मुगलों के समक्ष अपना शीश नहीं झुकाया। वे लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे एवं कुछ वर्षों में ही राणा प्रताप ने मुगलों से अपने किले वापस जीत लिए, परंतु अजमेर, चित्तौड़ एवं मंडलगढ़ को वे वापस नहीं ले सके। 57 वर्ष की अवस्था में 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप एक साहसी एवं वीर सेनानी थे। वे स्वतंत्रता के पुजारी, हिंदू गौरव के दीपक एवं आत्मसम्मान की जीवित मूर्ति थे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी सैकड़ों देशभक्तों को महाराणा प्रताप के नाम से उत्साहित एवं प्रेरित किया। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे अकबर का चरित्र और मूल्यांकन। मुगल शासकों में अकबर की श्रेष्ठता निर्विवाद है। वह बुद्धि, चरित्र दोनों में अपने समय के शासकों से बहुत आगे था। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। उसकी गणना महान शासकों में की जाती है। एक व्यक्ति के रूप में अकबर पराक्रमी था तथा वह सहज ही कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता था। अकबर एक आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भ्राता, उदार पिता तथा अनुरागी पति था। उसमें क्रोध, छल, कपट तथा कभी कभी न्याय में पक्षपात आदि जैसे दुर्गुण भी हम पाते हैं। सामान्यतः अकबर एक आदर्श एवं महान व्यक्ति था। अकबर एक निर्भीक योद्धा, सफल सेनापति था। उसकी गणना सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों में की जाती है। उसमें पराक्रम, साहस और शौर्य के गुण विद्यमान थे। मुगल सेना को संगठित कर नेतृत्व करना अकबर के अपूर्व एवं अद्वितीय कार्यों में से था। महान संगठनकर्ता एवं अद्वितीय शासक। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एवं अद्वितीय संगठनकर्ता था। वह निपुण प्रशासक था, नवीन विचारों और सिद्धांतों का कुशल सृजनकार था। वह अत्यंत विवेकी, ज्ञानशील, राजनीतिज्ञ एवं साहसी शासक था। उसने देशकाल एवं समय के अनुरूप शासन सुव्यवस्थित किया। महत्वाकांक्षी सम्राट। अकबर एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसकी नीति साम्राज्यवादी थी। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने जीवन का अधिकांश समय युद्धों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में और साम्राज्य विस्तार में व्यतीत किया। अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक था। अकबर ने भारत के हिंदुओं और राजपूतों की सहायता प्राप्त कर राज्य को धर्मनिरपेक्ष बना लिया। हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। उसने मानसिंह और भगवान दास जैसे महत्वशाली हिंदुओं को सेना नायक बनाया। इससे प्रशासन का आधार व्यापक हो गया और गैर मुसलमानों के प्रति भेदभाव समाप्त हो गया। इसके पश्चात हम कार्यों के आधार पर अकबर का मूल्यांकन करेंगे। अकबर की गिनती संसार के प्रमुख शक्तिशाली महान सम्राटों में की जाती है। वह वीर सैनिक, महान सेना नायक, कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, प्रजा हितैषी तथा मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसने अनेक जनहित कार्यों एवं सुधारों के द्वारा साम्राज्य को सुदृढ़ और व्यवस्थित किया।
सम्राट अकबर की मृत्यु 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इस प्रकार 50 वर्षों के अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्रमिक किंतु अनवरत विकास हुआ। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।